वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई जीएसटी किस पे लगेगा? नेट इनकम पे ना, एमआरपी ना, मार्केट वैल्यू ना, एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर। आप जिस प्राइस पे गुड सर्विस बेचोगे उसी प्राइस पे जीएसटी लगेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। ओ सर, एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे लगेगा तब तो डिस्काउंट माइनस होना चाहिए। बिल्कुल होगा। जीएसटी हमेशा एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे लगता है, प्रोवाइडेड वी आर नॉट रिलेटेड, एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। व्हेन आई से प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, मतलब आपने मेरे को सिर्फ रुपया दिया और कुछ नहीं दिया। व्हेन आई से प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, मतलब आपने मेरे को सिर्फ रुपया दिया और कुछ नहीं दिया। दैट इज हाउ इट वर्क्स। जीएसटी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगता है, विच इज द एक्चुअल सेलिंग प्राइस। वी आर नॉट रिलेटेड, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। क्या होगा ना, आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को मैनिपुलेट करेंगे। क्योंकि आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को मैनिपुलेट करेंगे, कुछ इधर से ले लिया, कुछ उधर से ले लिया, तो हमने बोला ट्रांजैक्शन वैल्यू में एनआईआईटी जुड़ेगा। एनआईआईटी मेरा कॉइन किया हुआ शॉर्ट फॉर्म है। एन इज एनजीओ सब्सिडी, एन इज एनजीओ सब्सिडी, आई इज इंटरेस्ट, आई इज इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, टी इज टैक्सेस अदर देन जीएसटी। एनआईआईटी एनजीओ सब्सिडी, मेरे को इंटरेस्ट भी मिल रहा है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस मैं चार्ज कर रहा हूं ट्रांसपोर्ट वगैरह को लेकर, टी टैक्सेस अदर देन जीएसटी। यू मस्ट रीड दिस। जीएसटी लग रहा है ट्रांजैक्शन वैल्यू पर। ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द एक्चुअल सेलिंग प्राइस। यस और नो? अगर मैंने गुड्स बेचा ₹1,00,000 में, मेरे को एनजीओ सब्सिडी मिला 10,000, इंटरेस्ट मिला 15,000 डिलेड पेमेंट का, मैंने इंसिडेंटल ट्रांसपोर्ट पैकिंग वगैरह कुछ आपसे लिया, मैंने जीएसटी को छोड़कर टैक्सेस लाइक म्युनिसिपल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स ऑफ लोकल अथॉरिटी, कस्टम्स ड्यूटी, ये सब लिया, ये सब जुड़ने वाला है, ये सब जुड़ने वाला है। इसमें जीएसटी चार्ज किया हुआ है तो माइनस कर दें, गवर्नमेंट सब्सिडी माइनस कर दें, डिस्काउंट्स माइनस कर दें। डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई इज बेसिकली द ट्रेड डिस्काउंट। ये माइनस हो जाता है इफ रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, ये माइनस हो जाता है इफ रिकॉर्डेड इन इनवॉइस। डिस्काउंट आफ्टर सप्लाई इज मोस्टली कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कब माइनस होगा? अगर इनवॉइस में रिकॉर्डेड है। कैश डिस्काउंट कब माइनस होगा? जब एयर होगा, पहले से एग्रीमेंट हो, आप बता सकें किस इनवॉइस पर डिस्काउंट है, इनवॉइस से लिंक हो, और बायर भी एक्सेस आईटीसी रिवर्स करे। जीएसटी एमआरपी पे नहीं लगता है, मार्केट प्राइस पे नहीं लगता, एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे लगता है। एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे लगता है, उसका शर्त है हम लोग रिलेटेड ना हो एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। मतलब आपने मेरे को सिर्फ रुपया दिया और कुछ नहीं। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस मच कि हम लोग एनआईआईटी ऐड कर देते हैं, एनजीओ सब्सिडी, इंटरेस्ट, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, टैक्सेस अदर देन जीएसटी। इंटरेस्ट ऐड होगा डिलेड पेमेंट का, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट, पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग ऐड होगा, एनजीओ सब्सिडी ऐड होगा अगर गवर्नमेंट को छोड़ के किसी सब्सिडी मिला, टी
टैक्सेस अदर देन जीएसटी, म्युनिसिपल टैक्स वगैरह ऐड हो जाएगा। जीएसटी माइनस होगा, गवर्नमेंट सब्सिडी माइनस होगा, डिस्काउंट्स माइनस होंगे, ट्रेड डिस्काउंट व्हेन रिकॉर्डेड इन इनवॉइस। कैश डिस्काउंट तब माइनस होता है जब हम लोग में बातचीत हुआ था पहले से, इनवॉइस पता है किसका है और आईटीसी रिवर्स हो जाए। मतलब मैंने तो 1 लाख का बिल छोड़ा था तो बायर भी 1 लाख का आईटीसी लिया था, 10,000 का कैश डिस्काउंट दे रहा हूं तो वो 90,000 देगा, तो उसको भी 90,000 का ही आईटीसी लेना चाहिए। ओके, आइए ओके। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज ट्रांजैक्शन वैल्यू इंट्रैक्ट करिए, लर्न है क्या। रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड पर्सन के डेफिनेशन के लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बताया था, ABCDEF। A फॉर एजेंट प्रिंसिपल, B फॉर बिजनेस पार्टनर, C कंट्रोल, D डायरेक्टर, E एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, F फैमिली मेंबर। फैमिली में हम 6 आते हैं, स्पाउस चिल्ड्रन हमेशा, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर ओनली व्हेन दे आर डिपेंडेंट। ये रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि रिलेटेड पर्सन में बिना कंसिडरेशन की भी जीएसटी लगता है। और याद रखिएगा रिलेटेड पर्सन में मार्केट वैल्यू पे जीएसटी लगता है, बिकॉज दे आर सेइंग ट्रांजैक्शन वैल्यू तभी एप्लीकेबल है जब बायर और सेलर रिलेटेड ना हो। यस, इज इट ओके? इज इट ओके? सो वी हैव टेकन नोट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये छोटे चैप्टर्स ही थे, मैंने कहा था आज छोटे चैप्टर्स का एक फास्ट ट्रैक चलेगा। सी आई एम टेलिंग यू, वन थिंग यू कैन डू इज व्हेन आई हैव डिस्कस्ड दीज 2 चैप्टर्स, घर में जो देख रहे हैं, गूगल ड्राइव में देख रहे हैं, यू पॉज, यू लर्न देम वेल एंड मूव अहेड। दैट्स अ गुड वे। अनदर इज इफ यू वांट टू लिसन, नई कॉम्पोजिशन भी अभी संग में ही आप देखेंगे, देख सकते हो, पेमेंट ऑफ टैक्सेस भी संग में देख सकते हो, बट देन यू रिवाइज ऑल द 4 and you revise all the 4. So there is one way, 2 चैप्टर सुनो, उसको पढ़ो, फिर तीसरे चौथे चैप्टर में आओ। Another is, ठीक है आप सुन लो फिर रिवीजन में जाओ, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो, टाइम ऑफ सप्लाई मेरा सुना, पॉज कर करके पूरा लर्न संग में कर लिया। वैल्यू ऑफ सप्लाई सुन लिया अभी आप लोगों ने, लर्न संग में ही कर लो। वैल्यू ऑफ सप्लाई का जस्ट बताओ, ट्रांजैक्शन वैल्यू यानी एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे लगता है, हम लोग रिलेटेड ना हो, प्राइस शुड बी सोल कंसिडरेशन। एनआईआईटी जोड़ता है एनजीओ सब्सिडी, इंटरेस्ट, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, टैक्सेस अदर देन जीएसटी। जीएसटी गवर्नमेंट सब्सिडी, डिस्काउंट्स माइनस होते हैं। जीएसटी में 2 मेथड्स होते हैं। एक मेथड को हम लोग बोलते हैं रेगुलर स्कीम। रेगुलर स्कीम इज ऑल्सो नोन एज द चार्जेबिलिटी और सेक्शन 9। पेज numbers may differ. This is in the edition which I am currently having, page 66. But what you need to understand, GST में एक होता है आपका रेगुलर स्कीम। रेगुलर स्कीम इज सेक्शन 9। रेगुलर स्कीम इज सेक्शन 9।
इसमें क्या होता है, मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट करता हूं, आईटीसी क्लेम करके गवर्नमेंट को नेट अमाउंट देता हूं। मैं आईटीसी क्लेम करके गवर्नमेंट को नेट अमाउंट देता हूं। जस्ट गिव मी अ मिनट्स टाइम। मैं इस पे आपसे जीएसटी कलेक्ट करूंगा, आईटीसी क्लेम करूंगा, गवर्नमेंट को नेट अमाउंट दे दूंगा। लेकिन दूसरा स्कीम भी जीएसटी में है, कॉम्पोजिशन, जो छोटे डीलर्स के लिए है। इसमें क्या होता है, मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट नहीं करूंगा, आईटीसी क्लेम नहीं करूंगा, पॉकेट से 1% टैक्स दूंगा। ये वही लोग जा सकते हैं जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे है। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न सिक्किम है, विथ वन चेंज, आसाम ऊपर चला गया 1.5 करोड़ में, उत्तराखंड नीचे आ गया। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 75 लाख का लिमिट है। एट द आउटसेट यू विल लर्न दिस, आई एम गोइंग टू रिपीट देन। क्लास में जो लिखाया हुआ है आप उसको लर्न करेंगे, ओनली देन आई शैल रिपीट। दो मिनट, हाँ बंद कर देते हैं। सी रेगुलर स्कीम में मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट कर रहा हूं, आईटीसी क्लेम कर रहा हूं, गवर्नमेंट को नेट अमाउंट दे रहा हूं। कॉम्पोजिशन स्कीम में इट्स डिफरेंट, मैं आपसे कलेक्ट करने वाला नहीं हूं, मैं अपने पॉकेट से 1% टैक्स दूंगा। मैं तभी जा सकता हूं जब मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे हो। एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे हो, एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 75 लाख। इसमें मैन्युफैक्चरर देता है 1%, ट्रेडर 1%, रेस्टोरेंट सर्विस 5%। समझना पड़ेगा आपको, मैन्युफैक्चरर में सब लोग जा सकते हैं। दे विल पे 1% ऑफ टोटल टर्नओवर। मैन्युफैक्चरर में सब लोग जा सकते हैं, दे विल पे 1% ऑफ टोटल टर्नओवर। लेकिन एक्सेप्शन है, कौन नहीं जा सकता है? पान मसाला, आइसक्रीम, टोबैको, एरिएटेड वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये टाइल्स वगैरह, ये सब जो बनाते हैं, ब्रिक्स वगैरह। ट्रेडर में सभी लोग जा सकते हैं और टैक्सेबल टर्नओवर का 1% है। सर्विस में केवल रेस्टोरेंट जा सकता है, 5% का टर्नओवर है। बोलो, कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हो? हाँ सर जाना चाहते हैं। कुछ कस्में होंगे, कुछ वादे होंगे, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करोगे। ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड बेच सकते हो, सर्विस नहीं बेच सकते हो। तो अल्टीमेटली वो ही हो गया, इंटरस्टेट नहीं करोगे और लोकल में ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स बेच सकते हो, लेकिन इंटरस्टेट नहीं होगा, यानी इंट्रा होगा। यानी ब्लिंकिट जेप्टो का ही बात कर रहा है। आप अल्कोहल वगैरह ये सब का काम नहीं करोगे। यू कैनॉट बी अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, मतलब दूसरे स्टेट में जाके कोई एग्जीबिशन लगाना, वो सब नहीं होगा। कंपोजिशन स्कीम में मेन बात क्या है? मेरे को जीएसटी कलेक्ट नहीं करना है, मेरे को आईटीसी लेना नहीं है, घर से निकाल के 1% देना है। तो जब आईटीसी क्लेम नहीं करेंगे तो लंबा नुकसान है। सर इसका मेरिट सिर्फ सिंप्लिसिटी है। जो लोग कंपोजिशन स्कीम में जाते हैं वो सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए जाते हैं कि रिकॉर्ड्स इतना मेंटेन नहीं करना होगा, इतना रिटर्न्स नहीं लगाना होगा। दैट इज द ओनली मेरिट। अदरवाइज इसमें आईटीसी का नुकसान है।
सर लिमिट क्या है? 1.5 करोड़ या 75 लाख का लिमिट है। पिछले साल अगर 1.5 करोड़ या 75 लाख क्रॉस नहीं किया तो इस साल जा सकते हैं। इस साल भी फिर वो 1.5 करोड़ 75 लाख तक ही जा सकता है, क्योंकि जैसे ही लिमिट पार होगा नॉर्मल। सी टैक्स मैन्युफैक्चरर देगा 1% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, ट्रेडर देगा 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर, सर्विस में सिर्फ रेस्टोरेंट 5%। पान मसाला, आइसक्रीम, टोबैको, ऑल दीज कैन नॉट गो टू द कंपोजिशन स्कीम। सी सारे ब्रांच आपके कंपोजिशन में हो या सारे रेगुलर में हो। सर हम क्या सर्विस दे सकते हैं? हाँ, ट्रेडर मैन्युफैक्चरर सर्विस दे सकता है टोटल टर्नओवर का 10%। सर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करोगे, आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे। सेल्स पर 1% टैक्स है या 5% है रेस्टोरेंट में, लेकिन आपका जो रिवर्स चार्ज है उस पर आपको 12-18 जो रेट एप्लीकेबल है वही देना पड़ता है। यू विल फर्स्टली चेक द लिमिट ऑफ द टर्नओवर, देन यू विल चेक द रेट, और रेट चेक करने के बाद नियम चेक करेंगे। You tell me if it is not clear to you. Is it clear? Is it clear? मान लीजिए आप दूसरे सर्विस में हैं, कंसल्टेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोचिंग, कोई भी सर्विस में आप, हेल्थ एंड ब्यूटी, वॉट एवर बी। सी आई एम टेलिंग यू, आपका पिछले साल का टर्नओवर 50 लाख क्रॉस नहीं किया, तो या तो आप सर्विस में हैं, या ये भी हो सकता है आप ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लेकिन सर्विस एलिमेंट 10% लिमिट क्रॉस कर गया। आइदर यू आर इन सर्विस और यू आर इन ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग वेयर द लिमिट हैज क्रॉस्ड ऑफ 10%। अभी आप क्या करो, ऑल्टरनेट स्कीम में भी जा सकते हो अगर टर्नओवर 50 लाख क्रॉस ना करें। ऑल्टरनेट स्कीम में आपको 6% टैक्स भरना पड़ेगा। किसका? ऑफकोर्स टर्नओवर का। देखिए इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट हमेशा आता है सब जगह। कॉम्पोजिशन इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इसलिए आता है बिकॉज इट्स एन एग्जेम्प्टेड सर्विस। कॉम्पोजिशन स्कीम इज द ओनली चैप्टर जहां इंटरेस्ट ऑन एफडी नहीं आता है। अभी क्या है, इसमें 1.5 करोड़ 75 लाख का लिमिट है, इसमें 50 लाख का। लास्ट ईयर का टर्नओवर चेक होता है। इसमें 1% 5% है टैक्स, इसमें 6% है। इसमें ट्रेडर, मैन्युफैक्चरिंग, रेस्टोरेंट जा सकते हैं, इसमें वही जा सकता है जो कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। कंपोजिशन के लिए कौन एलिजिबल नहीं होगा? अगर आप रेस्टोरेंट छोड़ के दूसरा सर्विस देते हैं
या आप ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लेकिन सर्विस एलिमेंट 10% से ज्यादा है, यू आर डूइंग मी अ फेवर। सी, यू आर लिसनिंग, एक बार रिकॉल होता है, बट द एसेंशियल थिंग इज कि आप ये जो कॉम्पोजिशन स्कीम का 2 पन्ना है, पहले उसको लर्न कर लो। लर्न करने के बाद ये डिफरेंस देखो। मैं 3 से 4 मिनट का आपको समय देता हूं, आई विल कम बैक। You will learn the difference between composition, alternate composition. You will go through the rules of alternate composition. जब तक ये लर्न नहीं होगा, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मूव नहीं कर रहे हैं। Take your time and revise. If require, pause. जीएसटी में कितने स्कीम है? रेगुलर एंड कॉम्पोजिशन। रेगुलर में क्या होता है? मैं जीएसटी कलेक्ट करता हूं, आईटीसी क्लेम करता हूं, गवर्नमेंट को नेट अमाउंट देता हूं। कॉम्पोजिशन में क्या होता है? घर से 1% टैक्स देते हैं या 5% देते हैं। लिमिट क्या है? वही जा सकता है जिसका लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख क्रॉस न करे। ट्रेडर देगा 1%, मैन्युफैक्चरर देगा 1%, रेस्टोरेंट देगा 5%। ऑफकोर्स मैन्युफैक्चरर टोटल ट्रेडर टैक्सेबल टर्नओवर का। इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करोगे, अल्कोहल का बिजनेस नहीं होगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच सकते हो केवल गुड्स, कैजुअल पर्सन नहीं बनोगे। बिल ऑफ सप्लाई इशू करना, दैट्स इंपॉर्टेंट। नो टैक्स इनवॉइस। सर्विस का लिमिट 10% ऑफ टर्नओवर। जीएसटी कलेक्ट नहीं करोगे सारे ब्रांच कॉम्पोजिशन या सारे रेगुलर में। ऑल्टरनेट के लिए सेम रूल्स ही तो हैं, थोड़ा सा ही तो फर्क है। क्या फर्क है ये बता दें? यस, वहां 1.5 करोड़ का लिमिट, यहां 50 लाख का। वहां ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट सर्विस, यहां जो कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं है, दैट मींस यू हैव टू बी इन अदर सर्विस। और देयर इज वन मोर ऑप्शन कि आप ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग देते हैं लेकिन सर्विस एलिमेंट 10% से ज्यादा है, देन ऑल्सो यू कैन। चलेगा? बोलो चलेगा? सी, 1.5 करोड़ 50 लाख, 1% 6%, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरिंग, रेस्टोरेंट, अदर देन कॉम्पोजिशन स्कीम। नियम सबके सेम है। अभी क्या हुआ, हमारा टर्नओवर 20 लाख रुपया तक था, हमने तो रजिस्ट्रेशन कराया नहीं। अब हम रजिस्ट्रेशन करा के कॉम्पोजिशन ऑल्टरनेट में जा रहे हैं। सपोज ऑल्टरनेट में जा रहे हैं, अब टर्नओवर 20 से 40 बढ़ के और 60 हो गया। नॉर्मली क्या होता है, 60 जिसका टर्नओवर होता है, 60 लाख जिसका टर्नओवर होता है, वो 50 लाख पे तो 6% देता है और 10 लाख पे रेगुलर में शिफ्ट हो जाएगा। हां या ना? सपोज योर टर्नओवर इज 60, यू विल पे 50 लाख का 6% और 10 लाख का नॉर्मल, क्योंकि आप ऑल्टरनेट में तो 50 लाख का ही लिमिट है ना। लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 क्रॉस न करे तो करंट ईयर में तो 50 तक ही जा सकते हैं। सही है ना ये बात? लेकिन इस केस में क्या रहा है, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, ये 20 लाख पे देगा ही नहीं, 30 लाख का 6% देगा, 50 हो गया और 10 लाख पे रेगुलर देगा। ये चेक करिए क्लियर है कि नहीं। मैंने ये नोट भी लिखाया था।
पहला 20 लाख पर तो हम टैक्स देते ही नहीं है, फिर 30 लाख पर हम 6% देते हैं, फिर 10 लाख पर रेगुलर में चले जाएंगे। यही अगर वो एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन होता ना तो 50 लाख पूरे पे 6% देता। इज इट ओके? इज इट ओके? आई एम डिस्कसिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस। जीएसटी में डायरेक्टली रुपया भरने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट। जीएसटी में डायरेक्टली रुपया भरने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपको रुपया भरना है, आप अपने पोर्टल में जाओ, लॉग इन करो, आपका होम पेज खुलेगा। आपके होम पेज में वहां सर्विसेज है, उसमें पेमेंट का आइकॉन बना हुआ है, वहीं से पेमेंट होता है। आपको वेबसाइट में जाके लॉग इन करके ही पेमेंट करना है। अब इसमें 3 पेज है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, लाइबिलिटी लेजर। There are 3 clauses: electronic cash ledger, credit ledger and liability ledger. See, cash ledger जो है उसमें हम जो भी रुपया डिपॉजिट करते हैं वो आ जाता है। डिपॉजिट वर्ड इज इंपॉर्टेंट। जो भी रुपया डिपॉजिट होता है वो कैश लेजर में आता है। फिर वहां रुपया जमा हो गया, उसको पेमेंट के लिए यूज करते हैं। वहां रुपया जमा हो गया, उसको पेमेंट के लिए यूज करते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट आई हैड टोल्ड यू। अमाउंट डिपॉजिटेड विल बी क्रेडिटेड टू ई कैश लेजर, बैलेंस विल बी यूज फॉर पेमेंट। कुछ बच जाएगा तो रिफंड क्लेम कर लो। सब प्रोसीडियर क्या है? चालान जनरेट करो, नेट बैंकिंग वगैरह के थ्रू पेमेंट करो, सिन जनरेट होगा, तब आपके कैश लेजर में बैलेंस आ जाएगा। 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कैश लेजर में रुपया डिपॉजिट करो, उसको पेमेंट के लिए यूज करो, पेमेंट के लिए यूज करो, बैलेंस रिफंड ले लो। जीएसटी में ऑनलाइन सिस्टम है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। आपके पोर्टल में ही होम पेज में बना हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, और जो काम करना है आपको उसी में करना है। तो मैं गया वहां पर, कैश लेजर में रुपया भरा, लाइबिलिटी लेजर को यूज किया पेमेंट के लिए, इसको यूज किया लाइबिलिटी लेजर में पेमेंट करने के लिए, बैलेंस बच गया, कैरी फॉरवर्ड करो या रिफंड ले लो। सब पेमेंट आप कैसे किए? चालान जनरेट किए, ऑनलाइन पेमेंट किया, सिन जनरेट हुआ, मेरे अकाउंट में रुपया आ गया। सर एक प्रॉब्लम है, हमने रुपया सीजीएसटी और एसजीएसटी के टैक्स में भरा था, क्या इसको ट्रांसफर कर सकते हैं इंटरेस्ट पेनल्टी की तरफ? ऑफ कोर्स यस। मेजर हेड, माइनर हेड एडजस्टमेंट्स आर अलाउड इन कैश लेजर। CGST, SGST, IGST is the major head. Tax interest penalty is the minor head. GST में major head, minor head adjustments are allowed. आप टैक्स को इंटरेस्ट में डाल दें, इंटरेस्ट को पेनल्टी में डाल दें। You can do these things. सेम ब्रांच के अंदर मेजर हेड, माइनर हेड अलाउ होता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। लेकिन अगर आपको दूसरे ब्रांच को ट्रांसफर करना है कैश लेजर का बैलेंस, तो सिर्फ सीजीएसटी और आईजीएसटी ट्रांसफर होता है। हम लोग रिवीजन कहां से करें? कॉपी से ही करो, कॉपी से ही करो। You will revise this from copy only.
यस, आईटीसी, आईटीसी आपका ई क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट होता है। रिटर्न भरते हैं, आप बताते हैं मेरा आईटीसी है, वो वहां बैलेंस चला जाता है। इसको आप यूज कर सकते हैं सिर्फ टैक्स के लिए, जबकि ई कैश लेजर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सबके लिए यूज होता है। क्रेडिट लेजर में बैलेंस रिफंड मिलता है ओनली इफ यू फुलफिल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 54, नहीं तो नॉर्मली आईटीसी का रिफंड है ही नहीं। कैश लेजर में जहां मेजर हेड माइनर हेड एडजस्टमेंट इज अलाउड, वहीं पर आईटीसी के अलग नियम है। आईटीसी का नियम है कि रूल्स के हिसाब से ही सेट ऑफ हो। सी आईटीसी रूल्स के हिसाब से सेट ऑफ होगा, मतलब आईजीएसटी आई के साथ फिर सी और एस कैसे भी, सी और आई, एस और आई। सो यू मस्ट check the difference between cash ledger and credit ledger. ये अगर आप करते हैं तो कैश लेजर भी रिवाइज हो जाता है, क्रेडिट लेजर भी कवर हो जाता है। फ्रॉडुलेंटली, यू टेल मी, कैश लेजर में रुपया कैसे आता है? डिपॉजिट करने पर। आईटीसी में रुपया कैसे आता है? सेल्फ एसेस करने पर, रिटर्न में बताना पड़ता है। कैश लेजर किसके लिए यूज होता है? सबके लिए यूज होता है, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी। क्रेडिट लेजर कैसे यूज होता है? सिर्फ टैक्स के लिए। कैश लेजर का रुपया रिफंड मिलता है, इसका 54, इसमें मेजर एड माइनर एड अलाउड है, इसमें रूल्स है। कोई भी आदमी अगर फ्रॉडुलेंटली आईटीसी लेता है तो उसका आईटीसी का लेजर कमिश्नर 1 साल के लिए ब्लॉक कर सकता है। उस दौरान उसको सिर्फ आउटपुट टैक्सेस भरने पड़े। उसके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए। एनी प्रॉब्लम? आप फ्रॉडुलेंटली आईटीसी ले रहे हैं फॉल्स इनवॉइस के बेसिस पे, या इनवॉइस नहीं है फिर भी ले रहे हैं, कमिश्नर के नोटिस में आ गया, वो आपका आईटीसी लेजर ब्लॉक कर दिया 1 साल के लिए। मतलब 1 साल मुन्ना आउटपुट टैक्स दो, आईटीसी तो मिलना नहीं है। मैंने आईजीएसटी भर दिया, देना था सीआरएस, तो गवर्नमेंट बोला सीआरएस फिर से दे दो, आई रिफंड ले लो, इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं हो। मैंने सीआरएस दे दिया, देना था आई, तो गवर्नमेंट बोला सीआरएस रिफंड ले लो, आईजीएसटी फिर से दे देना। कहने का मतलब है इसमें आप गवर्नमेंट को ये नहीं बोल सकते हैं आईजीएसटी सीजीएसटी को आपस में सेट ऑफ कर ले। मतलब आप बोले मैंने तो आईजीएसटी दिया ही ना, आप रुपया उसको सीआरएस में डाल दो, बोला नहीं मैं वो काम नहीं करूंगा। तुम अगर इंटर को इंट्रा या इंट्रा को इंटर बना दिए, जो टैक्स दिए थे गलती से वापस लो, जो नहीं दिए थे जो देना है वो अब दे दो। दैट मीन्स गवर्नमेंट इज सेइंग बी कॉशियस एंड केयरफुल। तुम गलत टैक्स भर दोगे और बोलोगे कि मैं उधर ट्रांसफर कर दूं, मैं नहीं करने वाला। एक हाथ दे एक हाथ ले। आईटीसी में एक बड़ा खास बात है कि अगर आपका सप्लायर टैक्स नहीं देता है तो वो रुपए का क्रेडिट आपको नहीं मिल सकता है। मान लीजिए आपने मेरे को टैक्स इनवॉइस इशू किया, मैंने क्रेडिट ले लिया, लेटर ऑन मालूम पड़ा कि सप्लायर ने वो टैक्स गवर्नमेंट को दिया ही नहीं। सप्लायर ने वो टैक्स अगर गवर्नमेंट को नहीं दिया तो आपका भी आईटीसी रिवर्स हो जाएगा।
वो जब देगा वापस ले लीजिएगा। 3 वाइटल पॉइंट बताए। पहला, कमिश्नर फ्रॉड के केस में आईटीसी ब्लॉक कर सकता है 1 साल के लिए। ये जिस टेस्ट थ्योरी का आपके पॉइंट्स करेक्ट होने चाहिए, तो थ्योरी में 3 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल गया। 1 साल के लिए ब्लॉक हो सकता है, कमिश्नर या ऑथराइज ऑफिसर करेगा, फ्रॉडुलेंटली आईटीसी लेगा तब करेगा, उस दौरान आप आईटीसी यूज नहीं कर सकते। आईटीसी का एक बड़ा खास बात है, मेरा सप्लायर अगर टैक्स नहीं भरेगा तो मेरे को भी आईटीसी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट लेट रिटर्न भरोगे तब तो नेट अमाउंट पे लगेगा, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। रिटर्न में डिस्क्लोजर नहीं करोगे तो ग्रॉस अमाउंट पे लगेगा, और आईटीसी गलत लोगे तो आईटीसी पे लगेगा। दैट इज हाउ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 18% पर एनम डेट टू डेट। अच्छा, आईटीसी दे आर सेइंग रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज पर है, दिस इज क्रिटिकल। आप आईटीसी गलती से लिए, रिवर्स कर दिए, नो प्रॉब्लम। आप गलती से यूज करके लाइबिलिटी का केस में उसको सेट ऑफ करके यूज किए, आप गलती से अवेल करके लाइबिलिटी के अगेंस्ट में उसको यूज किए, नाउ द आईटीसी हैज टू बी रिवर्स्ड। नाउ द आईटीसी हैज टू बी रिवर्स्ड। और यू पे इंटरेस्ट सिंस यू यूटिलाइज्ड इट। लाइबिलिटी 2 ढंग से आएगा, ऑफिसर बताएगा कि ये देना है, या रिटर्न में आएगा, दोनों लाइबिलिटी है। पहले रुपया पीछे का पेमेंट होता है, फिर करंट का पेमेंट होता है, फिर ऑफिसर जो डिमांड दिया वो पेमेंट होता है। लाइबिलिटी लेजर में 2 तरीके से रुपया आता है, एक तो ऑफिसर बता रहा है इतना देना है, एक आप बता रहे हो रिटर्न में हमको इतना दे। पहले पुराना टैक्स पेमेंट होगा, फिर करंट, फिर शो कॉज नोटिस जाएगा। इज इट ओके? वी हैव रिवाइज्ड these chapters very well. घर में आपका एक पढ़ाई होना बहुत जरूरी। 4 चैप्टर्स को आप 1-2 दिन समय लेकर रिवाइज करिए, देन